नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। 9 जून को मोदी सरकार 3.0 का पहला साल पूरा हो रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार को 2014 से लेकर 2025 यानी 11 साल भी पूरे हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने। और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो चुके हैं और इस समय जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है और उसके इर्द गिर्द हो रही पॉलिटिक्स को लेकर है। आप कैसे देखते हैं मोदी सरकार के 11 साल को? देखिए जी, 11 वर्ष में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व भर में 10वें स्थान से लेके अभी 4थे स्थान तक पहुंच गई है। पर इसमें दो ऐसी डायमेंशंस है जिसके बारे में मैं समझता हूं कि चर्चा और होनी चाहिए। जो हमारे एक आगे तीसरी स्थान पे अर्थव्यवस्था है और जिसको हमने ओवरटेक किया जापान 5वें स्थान के, उनकी रेट ऑफ ग्रोथ देखिए और हमारी देखिए। आपका रेट ऑफ ग्रोथ, भारत का रेट ऑफ ग्रोथ पिछले क्वार्टर में 7.5% था और ये उम्मीद की जा रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 6.5% पे ग्रो करेगी। तो ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ ही समय में वी विल नॉट ओनली बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बट वी विल बी मूविंग अहेड बिकॉज द अदर इकोनॉमीज आर नॉट ग्रोइंग एट दैट पेस। लेकिन देयर इज अनदर डेवलपमेंट पिछले 11 वर्ष में मोदी जी के भारत में। लेकिन पुरी साहब पॉलिटिकली ये किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार के लिए बहुत बड़ा कार्यकाल है और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी भी इतने वर्ष कंप्लीट नहीं करे हैं। और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर भी उनका एक बयान आया कि अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करे हैं। सरकार कह रही है अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आंकड़े बताते हैं अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। तो राहुल गांधी को अब 11 साल में सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं। नहीं, राहुल गांधी को सेटिस्फाई करना 11 साल में ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। राहुल गांधी एक ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत उनकी डिस्टिंग्विश लिनियज है, उनकी उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, उनके ग्रैंडफादर भी थे, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर भी थे। तो उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल को तो मैं कैसे होगी, और वो बहुत विद्वान है पर वो कई बार लॉन्च हो चुके हैं, इसलिए राहुल गांधी जी पे मैं नहीं आऊँगा। मैं यही कहूंगा कि अर्थव्यवस्था की जो मेजरमेंट होती है जीडीपी की, वो आंकड़ों के हिसाब से होती है, उसमें इंपेरिकल एविडेंस होती है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन से 4.3 ट्रिलियन हो गई है तो इसमें राहुल गांधी जी का कोई योगदान नहीं है। बट आप 4 ट्रिलियन से अभी आप 5 की बात नहीं कर रहे हैं, आप 7 ट्रिलियन, यू आर गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जो आपने इस दौरान काम किया है, यू हैव टेकन द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। कौन बेनिफिट लगे? हमारी बहनें जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। और हमारे यहाँ 140 करोड़ आबादी में से 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। तो वो उसका ये तो मेजर्ड है सब। तो राहुल गांधी जी का कहना ना कहना, बाय द वे राहुल गांधी जी कहाँ हैं आजकल? दिल्ली में, क्योंकि उनकी एक्टिविटी कम नजर आ रही। कहीं हॉलिडे पे तो नहीं गए हैं? कहीं नहीं, भोपाल में थे पिछले दिनों। उन्होंने एक एनालिसिस किया कि कांग्रेस में कुछ डर्बी के घोड़े हैं, कुछ बारात के घोड़े हैं और कुछ लंगड़े घोड़े हैं। आपको भी सियासत में कुछ समय हो गया है, तो कांग्रेस सियासत में घोड़े क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है, कांग्रेस के अंदर घोड़े कौन है कि मेरे को पूरा आपका ऑडियो अच्छा था पर इतना क्लियर नहीं था। कोई बारात के घोड़े हैं, कोई लंगड़े, वो तो उन घोड़ों की पहचान तो कांग्रेस को खुद करनी होगी। पर मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की जहां सरकारें हैं, मैं 2 आपको ऐसे राज्यों की बात करता हूं। एक है कर्नाटका और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हाल में क्या हुआ, वो उन्होंने कहा कि वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अस्पताल थे, वहाँ पे जो ओपीडी होता था वहाँ पे भी आप मुफ्त इलाज नहीं कर सकते। और कर्नाटक में भी जो सुविधाएं दी गई थी वो ले रही हैं। और अभी इन्होंने जो ये जो बहुत दुर्घटना हुई है जिसके बारे सबने
दे हैव एक्सप्रेस्ड ग्रेट ग्रीफ। अब राहुल गांधी जी का उन चीजों के बारे में क्या कहना है? अर्थव्यवस्था की वो चिंता कर रहे हैं। ये जो कर्नाटक में क्रिकेट ट्रेजेडी हुई है उसके राहुल गांधी ने कुछ बयान दिया, मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ है कहीं वियतनाम या कहीं इटली, कहीं कहाँ गए हैं? नहीं, आप सरकार हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगा, हमारे अनुसार तो शायद देश में ही है। लेकिन मेरा अगला प्रश्न आपसे है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है और एक न्यू नॉर्मल मोदी गवर्नमेंट ने करा है बीते 11 साल के अंदर, कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक करी और इस बार ऑपरेशन सिंदूर करा। लेकिन कहा जा रहा है कि पीओके लेना चाहिए था। आप कांग्रेस बार बार कह रही है और राहुल गांधी खासतौर पर कह रहे हैं कि पीओके लेना चाहिए था, और लेकिन ट्रंप के कहने पे सरेंडर कर दिया गया। इस बयान को आप कैसे लेते हैं? राहुल की भाषा में नरेंद्र सरेंडर। देखिए कौन सी भाषा में क्या लेना चाहिए उसके बारे में थोड़े आपको पर्सपेक्टिव बता दूं। जी, पहले क्या होता था, मुझे याद है जब 26/11 का अटैक हुआ मुंबई में, तो हमारे बड़े विद्वान लोग के चॉइसेस हैं, उनकी किताब का नाम भी चॉइसेस हैं। उन्होंने कहा हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट हम नहीं करेंगे, हम बातचीत करेंगे। वहां से टेररिस्ट अटैक होता था उस देश से, पाकिस्तान से, और हम उनके साथ बातचीत करते हैं। इस बार मोदी जी ने स्पष्ट किया है, नो टॉक्स विद टेरर। कोई टेरर के, अगर वो टेररिज्म होगी तो कोई टॉक्स नहीं होंगे, कोई व्यापार नहीं होगा। नो ट्रेड एंड टॉक्स, नो टॉक्स एंड नो ट्रेड। और दूसरा, पानी और खून नहीं मिलेगा। देखिए पिछली बारी अगर ठीक है 26/11 पे अटैक हुआ, आपने कुछ नहीं किया, बालाकोट की स्ट्राइक हुई, आपने थोड़ा सा कुछ किया। इस बार 22 मिनट में आपने कई किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जाके जो टेरर कैंप्स थे मुरिट के, भावलपुर, उनको नष्ट किया। और ये आप और मैं नहीं कह रहे, यानी कि टीवी चैनल चला रहे हैं, ये इंटरनेशनली कमर्शियली अवेलेबल डाउट नहीं है कि सेना ने जो काम के करा द्वारा दुनिया भर को मिल रहा है। पुरी साहब, लेकिन राहुल गांधी ने एक नैरेटिव को पकड़ लिया है और वो बार बार सरेंडर की बात कर रहे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? और वो उनकी पॉलिटिकल पिच है। देखिए शशि थरूर से भी जब ये सवाल पूछा गया अमेरिका के अंदर, तो वो मुस्कुरा के चल दिए। दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन। राहुल गांधी जी का ऐसा है, वो कोई किसी के विषय को भी पकड़ सकते हैं, उसको आप ज्यादा सीरियसली नहीं लें। बात उन राहुल गांधी से पूछिए कि जब कांग्रेस की सरकारें थी और अटैक टेररिज्म होता था, टेररिज्म अभी 2014 में तो शुरू नहीं हुआ, 2014 में तो इसका कड़ा जवाब देना हमने शुरू किया। और अभी जो उनको मिला है पाकिस्तान को जवाब, 22 मिनट में 9 उनकी इंस्टॉलेशन से, टेरर इंस्टॉलेशन और टेरर रिलेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उसको जो नष्ट किया। इसलिए राहुल गांधी जी को तो एक वो मैंने मेम भी देखा था उस पर, मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता हूं कि वो किसकी भाषा बोल रहे हैं, उनकी क्या अलाइनमेंट्स है। इसलिए राहुल गांधी के साथ क्यों आप इतने ऑब्सेस्ड हैं? जी, लेकिन मेरा ये कहना है कि ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया तो उस पर जवाब जरूर सरकार को देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वो एक ओवर रीच थी? अरे साहब, जबकि एमईए ने ऐसा कुछ नहीं बोला। देखिए आप, क्या ट्रंप ने ओवर रीच करा? नहीं, एमईए ने बिल्कुल बोला। पुरी जी, डोनाल्ड ट्रंप ने, I want to say very categorically that enough people have clarified, including I think Jaishankar ji, that we got a call from the DGMO and we responded to it. So it was at the request of the Pakistanis. Although there were enough people in our system कि इनकी थोड़ी धुनाई और की जाए, it was a direct thing. So अगर किसी चीज के लिए आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, आप मेम देख रहे हैं क्या क्या आजकल आ रही है कि आपको अब मीडिएशन ऑफर करनी चाहिए एक्स और वाई, इसको छोड़िए, नॉट सीरियस डिस्कशन। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने बोला कि अब ये न्यू नॉर्मल है, एक्ट ऑफ टेरर एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट होगा। लेकिन उसके बावजूद देश का ऑपोजिशन जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है, और खास तौर पर राहुल गांधी। देखिए देश का ऑपोजिशन को आप समझिए, उनकी आप समस्याओं को समझिए। राहुल गांधी जी बेचारे के पास इस समय कुछ है नहीं, उन्होंने अलायंस नहीं, वो भी लोग भाग गए, वो भी उनका साथ नहीं देते हैं। और उन्हीं के अपने पार्टी के लोग जो कह रहे हैं इस विषय पर, मैं आपको किसकी स्टेटमेंट कोट करके दूं, शशि जी की, मनीष जी की, ओवैसी जी की। तो राहुल गांधी को आप नहीं सीरियसली लीजिए। सलमान खुर्शीद की मैं कोट कर देता हूं। ऑपोजिशन, सलमान खुर्शीद की स्टेटमेंट को मैं कोट कर देता हूं आपके लिए। सलमान खुर्शीद ने कहा, क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? जब बात देश की हो तो फिर कुछ और सोचने की गुंजाइश नहीं होती है।
और शशि थरूर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर सीज फायर किया है, किसी भी भारी हस्तक्षेप की वजह नहीं है। अब इन दोनों से भी नाराज हैं कांग्रेसी, उन्हें लग रहा है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। देखिए आपने सवाल अब पता नहीं इन्हें कौन सा घोड़ा मानते हैं, लंगड़ा घोड़ा या बारात वाला घोड़ा या डर्बी का घोड़ा, भागने वाला घोड़ा। नहीं देखिए, एक तो लंगड़ा घोड़ा बोला आपने, दूसरा आपने बारात वाला, और तीसरा कौन सा घोड़ा था? डर्बी मतलब जो रेस में भागता है। ये राहुल गांधी ने बोला, मैंने नहीं बोला, ये राहुल गांधी ने भोपाल में बोला। राहुल गांधी ने बोला और बीजेपी के वीडी शर्मा ने बोला गधों की महफिल में घोड़ों की बात कैसे हो गई। वो अंग्रेजी में कहावत है, यू कैनॉट गेट एन एस टू रन अ हॉर्सेस रेस। ये मैंने बहुत देर पहले की थी। अगर घोड़ों की बात हो रही है तो यू कैनॉट हैव अ एस और अ गधा पार्टिसिपेटिंग इन दैट रेस। बीजेपी ने एक हार्ड लाइन ली। बीजेपी ने बोला जो राहुल गांधी कहते हैं वो पाकिस्तान मीडिया कैच करता है, और एग्जैक्टली जो राहुल गांधी बोलते हैं वही पाकिस्तान के मंत्री बोलते हैं। बीजेपी ने अब इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट भी करा, और बीजेपी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया जो बात शहबाज शरीफ ने नहीं बोली, जो आतंकियों ने नहीं बोली, जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने नहीं बोली, वो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी को पाकिस्तान के साथ इक्वेट क्यों कर देते हैं? ये नाइंसाफी नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। देखिए ऐसा है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम में लिया, पर ये जो भारतीय जनता पार्टी राहुल जी के बारे बोल रही है कि ऐसी शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तानी भी नहीं करते, इसका क्या रिफ्लेक्शन है? डज इट शो हिज मेंटल स्टेट और डज ही रियली बिलीव इन दिस? तो ये सवाल आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप राहुल जी की इंटरव्यू कीजिए। मेरा प्रश्न आपसे है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, क्या ये ज्यादती नहीं है उनके साथ कि वो जो बात कह रहे हैं वो पाकिस्तानी बात कह रहे हैं? ये ज्यादती नहीं है राहुल गांधी के साथ? नहीं, क्या ज्यादती है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि ज्यादती है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है? नहीं, ज्यादती ये है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उनको कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। बीजेपी नहीं, बीजेपी को छोड़िए, बीजेपी को कौन क्या कह रहा है वो तो देखिए, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं। अब अगर वो ऐसी शब्दावली इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट पूछ सकता है। और ज्यादती ये बीजेपी के कहने की नहीं है, ज्यादती ये है कि माननीय राहुल गांधी जी ऐसी भाषा बोलते हैं। मुझे हैरानगी उस पर है, पर मैं सिर्फ यही कहूंगा इसकी क्वेरी करिए, ये उनकी जो मेंटल स्टेट का रिफ्लेक्शन है या उनको समझ नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसी भाषा बोल जाते हैं। जी, क्योंकि आप देश के तेल मंत्री हैं, ऑयल मिनिस्टर हैं, मेरा ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, 11 साल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि 11वें साल में फ्यूल प्राइसेस थोड़े डाउन हो गए, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी के दाम कुछ कम होंगे? देखिए, पहले ये तोहफा आप लोग दे सकते हैं? पहले बात तो आपको 11 तो बधाई एक शगुन भी होता है, 11 का नंबर एक शगुन भी होता है। हाँ, शगुन भी होता। मैं आपको ये बता, 11 साल में मैं आपको बताऊं, इस समय भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस के प्राइसेस टू द रिटेलर जो है, टू द कंज्यूमर, सबसे लोएस्ट, अमंग्स द लोएस्ट है। और अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आपके शगुन की बात कर रहा हूं, तो अगर 60 और $65 के बीच में कच्चे तेल का पर बैरल प्राइस रही, तो आप ये मान के चलिए आने वाले समय में हाँ, रिटेल प्राइसेस एट द बंक नीचे आ सकती हैं, और दे आर ऑलरेडी द लोएस्ट। पर अगर ऐसे ही रही तो मुझे पूरा विश्वास अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व पे है। पर इसके लिए कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन भी ऐसे ही रहनी चाहिए 60 और 65 के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया पुरी साहब, आपने अपना समय दिया और कुछ ऐसे सवालों के जवाब दिए जो पहली बार दिए। थैंक यू सो मच।